बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सबको आदाब मेरा। मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूं, मैं इरफान भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूं। तहे दिल से मगनून हूं कि उन्होंने ये मौका फ़राहम करवाया मुझे। और अगर मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी। और तहरीक बक़ाए उर्दू जो मैगज़ीन जम्मू से निकलती है, उस प्लेटफॉर्म पे आने का मुझे मौका दिया गया और मुझसे कुछ एक बातें कही गई हैं कि कुछ एक ख़ास इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं इरफान भाई की तरफ से कि मैं कुछ ख़ास चीज़ों पे बातचीत करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों पे बातचीत करूंगा, उन टॉपिक्स पे बात करूंगा और साथ ही के साथ मैं कुछ एक चीज़ें जो मेरे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे कुछ एक क्वेरीज़ आई थी, कुछ एक फरमाइशें आई थी, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। और फिर जिस तरह से अपना सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा उस हिसाब से हम लोग हमारे सुनने सुनाने का सिलसिला उस तरह से बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाइक साहब। तो मैं अब बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ बता दूँ कि मेरा नाम त्रिपुरारी है। जो लोग पहले से इस पेज को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें मालूम होगा कुछ लोगों की कि मैं आज यहाँ लाइव आने वाला हूँ। कुछ लोगों को नहीं मालूम हो तो उनके लिए मैं बताऊँ, मेरा नाम त्रिपुरारी है और मैं उर्दू में शायरी करता हूँ, अफसाने लिखता हूँ, नॉवेल्स लिखता हूँ और घर चलाने के लिहाज से मैं फ़िल्मों और टेलीविज़न के लिए नगमा निगारी का काम करता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करता हूँ। हाल ही में मेरी एक अफसानों का मजमूआ एक किताब आई है जो मैं जी करेक्ट करने के लिए शुक्रिया। तहरीक बक़ाए उर्दू एक ऑर्गेनाइजेशन है और जब आप फेसबुक पे आके बहुत सारी चीज़ें लोगों को बहुत सारी तरह से इल्म मुहैया करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मैगज़ीन का काम भी करती है। खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं उस किताब को लेके बात करना चाहूँगा जो अभी अभी जनवरी में आई थी और लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो सका इसका। लेकिन कोई बात नहीं, हम उस पर अभी बात करेंगे। मुझसे दो तीन चीज़ें कही गई कि अपना मुकम्मल तारुफ़, तो मुझे लगता है कि तारुफ़ इंसान को ख़ुद नहीं करना चाहिए। दो एक बातें जो मैंने अपने बारे में बताई वो महज एक इंफॉर्मेशंस थी। तारुफ़ किसी का करवाना बहुत बड़ी चीज़ होती है और मुझे अभी नहीं लगता कि मैं ख़ुद के तारुफ़ करवाने के लायक हूँ। हाँ, दो चार छोटे मोटे काम जो किए हैं, जो कर लेता हूँ, जो ऊपर वाले ने नेमत दी है, करने की सलाहियत मुझ में दी है, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बीच बीच में कुछ एक काम बाहर आते रहते हैं। तो मैं उसके अलावा भी कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं इंफॉर्मेशन के लिहाज से बता दूं कि मेरी पैदाइश हुई बिहार के समस्तीपुर ज़िले में पैदाइश हुई थी 80s में और वहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत था। मेरी मदर टंग जो है वो मैथिली है और जो पढ़ाई की लैंग्वेज रही है वो हिंदी उर्दू रही है और उस इलाका वो एक इतना खूबसूरत इलाका है जहाँ हिंदी और उर्दू की लड़ाई नहीं है, वहाँ हिंदी और उर्दू की मोहब्बतें हैं।
तो जब मैं बड़ा हो रहा था और फिर आगे के एजुकेशन हासिल करने के लिए जब मैं दिल्ली आया, तो वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ मैंने देखी जो हिंदी उर्दू के दरमियान थीं, या यूँ कह लें कि कुछ एक लोगों के दरमियान थी जिसको कभी कभी पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता था या कभी कभी एकेडमिक रंग दे दिया जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो बोल सकता है, जो हम बातचीत की ज़बान है, उसी ज़बान में लिखना चाहिए, और ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी भी ज़बान को लेके। एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे लगता है कि आज के डेट में हर इंसान जो है वो 2-3 ज़बान तो जानता ही, एक अपनी मदर टंग जानेगा, एक हिंदी या अंग्रेज़ी या उर्दू जानेगा, और एक फॉरेन लैंग्वेज अगर अंग्रेज़ी को उसमें इंक्लूड कर लें तो कम से कम 2 या 3 ज़बान तो जानता है। तो हर मुसन्निफ़ जो है वो बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल तो पैदाइशी होता है। तो इन ज़बानों को लेके झगड़ा करने से कहीं बेहतर है कि लिखने पे फोकस किया जाए। और मैं हमेशा चाहता हूँ, और मैंने हमेशा यही किया है कि मैंने लिखने के क्राफ्ट पे, अगर आप अफसाना लिख रहे हैं तो अफसाने के क्राफ्ट पे आपको काम करना चाहिए, ना कि हिंदी उर्दू में घुस के परेशानी मोल लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है या जब आप शायरी कर रहे हैं तो गज़ल या नज़्म के क्राफ्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बरती हैं, इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ। मैं किसी को सजेशन देने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने बरती हैं तो मुझे लगता है कि और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपनी बात कह सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन जो था वो मेरा हिंदी सब्जेक्ट से था, फिर मैंने उर्दू में डिप्लोमा किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने मास कम्युनिकेशन में एमए किया, और उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया, जहाँ पे आपको काम हर किसी को करना होता है, किचन चलाना होता है। तो फिल्मों के लिए और टेलीविज़न के लिए नगमा निगारी का काम और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मैं कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से। 8-10 नगमे मेरे रिलीज़ हुए हैं, कुछ एक टीवी शोज़ रिलीज़ हुए हैं। तो इस तरह से चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी किताब पे। तो एक किताब जिसका मैंने अभी जिक्र थोड़ी देर पहले किया था, तो वो किताब दरअसल उसका नाम नॉर्थ कैंपस है, और उसकी किताब की प्रीमाइस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस है। और मैं आपको किताब का कवर दिखा देता हूँ, जो हिंदी और उर्दू दोनों स्क्रिप्ट में पब्लिश हुई थी। तो ये है, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट ये नॉर्थ कैंपस उर्दू एडिशन है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये आई थी, कवर हमने सेम ही रखा था, ये नॉर्थ कैंपस का हिंदी एडिशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं। दिल्ली की एक पब्लिशर है नायाब बुक्स, उन्होंने ये छापी है। इरफान भाई के पास किताबें हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है अमेज़न पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसी में से एक हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग फिर नज़्म और गज़ल की तरफ बढ़ेंगे, और फिर आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो वो हम ले लेंगे बाद में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उस पर काम करेंगे। सबसे पहले मैं अफसाने का एक हिस्सा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अफसाना जो टाइटल स्टोरी है नॉर्थ कैंपस, उसी का एक हिस्सा है। सोहम की नंगी छाती पर अपना सिर रखते हुए मोहा ने महसूस किया कि उसके मन की मिट्टी में याद का एक पौधा अब तक सूखा नहीं है। वक्त बेवक्त उस पौधे पर फूल भी खिलाते हैं। उसने दिल ही दिल में एक शेर दोहराया, एक तस्वीर बनाई है ख्यालों ने अभी, एक तस्वीर बनाई है ख्यालों ने अभी, और तस्वीर से एक शख्स निकल आया है।
वो जब कभी ये शेर पढ़ती उसके सामने मोहसिन का शफ़ाफ चेहरा उभर आता। ये चेहरा दरअसल माजी की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर एक दस्तक थी। उसे बर्फ़ से ढकी हुई गुलमर्ग की पहाड़ियाँ और सेब के बागात याद आने लगते। उसे लगता कि गुजरा हुआ वक्त फिर से उसके सामने मौजूद है। वो एक एक लम्हा जीने लगती। खासकर वो दिन चाहकर भी नहीं भुलाए जा सकते थे जब उम्र की ऊँघती हुई डाली पर चटकते हुए तकाज़ों के फूल सांस ले रहे थे। बहुत आदाब, बहुत आदाब। आसपास बहती हुई दुआओं में नए रिश्तों की आहटें शामिल थीं। उस दिन मोहा और मोहसिन बाबा रेशी की दरगाह से लौट रहे थे। सूरज की आखिरी बूंद नदी, जो लोग क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की है तो आप लोग जानते हैं गुलमर्ग के पास एक बाबा रेशी की दरगाह है, उसका जिक्र है यहाँ पे। उस दिन मोहा और मोहसिन बाबा रेशी की दरगाह से लौट रहे थे। सूरज की आखिरी बूंद नदी में घुल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खुशनुमा लम्हे का कत्ल करने के बाद सारा लहू उफक पर पसार दिया गया हो। हर तरफ एक सहमा हुआ सफ़ेद सन्नाटा था। मोहसिन और मोहा नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। मोहा को महसूस हुआ कि नदी के दूसरे किनारे पर कोई परछाई साथ साथ चल रही है। उसने जब नदी के दूसरे किनारे पर देखा, वहाँ कोई नहीं था, मगर पानी की सतह पर एक अधमरी तितली बह रही थी जो उड़ने की कोशिश कर रही थी। उड़ने की कोशिश करती और फिर धार के साथ बहने लगती। अचानक आवाज़ का एक टुकड़ा उसके कान पर आ गिरा। पीछे मुड़ी तो पाया कि देवदार के दरख्तों के दरमियान से एक आवाज़ आ रही है। नज़दीक जाकर देखा तो एक जख्मी परिंदा फड़फड़ा रहा था। उसने जब परिंदे को हथेलियों में उठाया तो पाया कि उसके पंख से लहू रिस रहा है। लहू की एक बूंद उंगलियों को सुर्ख करते हुए बर्फ पर गिर गई। मोहा ने कहा, परिंदे को घर ले चलते हैं। मोहसिन की मर्जी भी यही थी। दोनों पहाड़ी पगडंडियों से गुजरते हुए घर की तरफ बढ़ने लगे। रोशनी धीरे धीरे अंधेरे की आगोश में सिमट रही थी। चलते चलते नदी बहुत पीछे छूट चुकी थी और अब दूर तक सिर्फ सेब के बागात नजर आ रहे थे। अचानक बादल का एक नन्हा सा टुकड़ा बरसने लगा। घर ना तो बहुत दूर था और ना ही बहुत करीब। उन्होंने सोचा कि क्यों ना बारिश के रुकने का इंतज़ार किया जाए। दोनों एक सेब के घने दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। मोहसिन ने एक सेब तोड़ा और पहले चखकर मीठे होने की तस्दीक की, फिर मोहा की ओर बढ़ा दिया। ये एक अजीब दिलकश मंजर था। मोहा और मोहसिन आधे अधूरे भीगते हुए एक ही सेब बारी बारी से खा रहे थे। पानी की बूंदें उनके चेहरे को छूते ही रूह ताज़ा कर देती थीं। दिलो दिमाग के दरमियान एक दीवार पैदा हो रही थी जिसके दोनों तरफ कई अल्फाज लिखे थे। हैरानी की बात तो ये थी कि उन तमाम अल्फाज के मानी एक ही लफ्ज़ मोहब्बत में सिमट आते थे। मोहा दरख्त की ओट से बाहर आ गई और सांस दर सांस सुलगते हुए खुली बाहों से बारिश का खैर मकदम करने लगी। उसके धड़कते हुए होंठों पर कई ख्वाहिशें एक साथ मचलने लगीं। कुछ देर तक ये सब देखते हुए मोहसिन ने महसूस किया कि उसके होंठों की रेत पर एक घरौंदा बनता है और अपने आप बिखर जाता है। उसे भी भीगने की चाहत ने अपनी जद में समेट लिया। मोहसिन अब खुले आसमान के नीचे आ गया। उसने मोहा से कहा, ये बारिश कब रुकेगी कौन जाने, ये बारिश कौन रुकेगी कौन जाने, कहीं मैं मर न जाऊं तशनगी से। अपनी जुल्फों से परेशान मोहा ने मोहसिन को निगाह भर कर देखा और उसका हाथ अपने रुखसार पर रख दिया। मोहसिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी लटों को